नमस्कार, जय भीम। आज हम उत्तराखंड के शिल्पकार का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जो कि उत्तराखंड में वर्ण व्यवस्था का ऐतिहासिक अवलोकन शीर्षक से है और इसके लेखक हैं S.K. पंत। वो लिखते हैं, उत्तराखंड के इतिहास लेखन पर पाश्चात्य विद्वानों का नज़रिया चाहे जो ही रहा हो, किंतु उनका कार्य इतिहास के पन्नों को खंगालने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु सराहनीय भी है। परवर्ती इतिहासकारों ने, जिनमें हरिकृष्ण रतूड़ी, राहुल संकृत्यायन, पातीराम, पन्नालाल, S.P. जोशी, B.D. पांडे, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, डॉक्टर S.P. डबराल, प्रोफेसर K.P. नौटियाल, प्रोफेसर शेखर पाठक, प्रोफेसर अतुल सकलानी, प्रोफेसर B.M. खंडूरी, प्रोफेसर M.K. मित्तल, प्रोफेसर अजय रावत, प्रोफेसर C.M. अग्रवाल एवं प्रोफेसर सन्नत सिंह नेगी आदि महत्वपूर्ण है। इतिहास को वास्तविक अर्थ में खोजने का जो प्रयास किया, वह निसंदेह उत्तराखंड के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्षेत्रीय इतिहास के क्रम में उत्तराखंड में प्राप्त प्रस्तुत युगीन साक्ष्यों से यह स्वीकार किया जा सकता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में मानव सभ्यता शनय शनय आरूढ़ हुई। समयांतराल के साथ साथ आर्यों के भारत आगमन से पूर्व ताम्र एवं लौह संस्कृति के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों पर विदेशी जातियों द्वारा पराजित जातियां संभवतः उत्तराखंड, कश्मीर, नेपाल और विंध्य पर्वत की विशाल पहाड़ियों में प्रविष्ट हुई। इसका प्रधान कारण हिमाचल प्रदेश, नेपाल एवं उत्तराखंड का सदियों से सिंधु के मैदानों से संपर्क रहा। डॉक्टर D.N. मजूमदार इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर। पहला है आदिम नृवंश। इसका रूप रंग काला है और इसके अंतर्गत कोली, कोल्टा, बाजगिरी और ओड़ आदि शिल्पकार जातियां आती हैं। दूसरा है मंगोलाइन नृवंश। इसमें तिब्बती, मंगोल तथा इतर मंगोल, कोल, किरात हैं। तीसरा है खस नृवंश। इस वंश के प्रतिनिधि लंबे मोटे खस ब्राह्मण, खस राजपूत, कोल और भट्ट हैं। डॉक्टर गुहा ने अपने विश्लेषण के आधार पर भारत के निवासियों को 11 नृ शाखाओं में विभाजित किया है। पहला है निषाद, कोल, किरात, तिब्बती, मंगोल, आदिम रोम सागरीय, प्राच्य, दरदादी, खसादी, शकादी एवं वैदिक आर्य। उपर्युक्त जातियों के पर्वतीय वन प्रदेशों में प्रविष्ट होने तथा भूमि को रहने एवं कृषि योग्य बनाने के पश्चात स्थायी निवास की आशंका की जा सकती है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित सप्त सिंधु के आधार पर कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र आर्यों का क्रीड़ा क्षेत्र रहा है। वैदिक साहित्य का अध्ययन स्पष्ट करता है कि पंजाब में बसते समय आर्य जाति 5 जनों में विभक्त थी। सप्त सिंधु के मैदान में बसते समय आर्यों ने जब अन्य स्थानों में प्रसार प्रारंभ किया तो उन्हें सर्वप्रथम आर्यतर जातियों से संघर्ष करना पड़ा, और इस संघर्ष में पर्वतीय अंचल में निवास कर रही आर्यतर जातियां भी थी। ऋग्वेद में इसका साक्ष्य मिलता है। हे बहुकर्मा इंद्र, तुमने रथ और घोड़ों को बचाते हुए संबर के 99 गणों को तोड़ा। हे कल्याणकारी अश्विदय, जिन साधनों से तुमने अतिथि प्रेमी दियोदास की संबर के साथ युद्ध करके रक्षा की तथा त्रसदस्यु को संग्राम में बचाया, उन साधनों सहित आओ। हे इंद्र, तुमने पुरु और दियोदास के लिए शत्रु के दुर्गों को तोड़ा और अपने तेज के अतिथिज्ञ को महान धन दिया और संबर को पर्वत से गिरा दिया। ऐसा प्रतीत होता है सप्त सिंधु के शक्तिशाली आर्य नरेशों को हिमालय की श्रेणियों में अधिकार से रोकने के लिए संबर ने पर्वतीय नरेशों का संघ बनाया। संभवतः संबर ने 99 गणों को तोड़ने का तात्पर्य उसके संघ को तोड़ने से और संबर को पर्वत से गिराने का आशय आर्यों का पर्वतीय अंचल में विजय से है। इस विजय से आर्यों के लिए हिमालय के समृद्ध तराई क्षेत्रों एवं स्वास्थ्यप्रद उपत्यकाओं के द्वार खुल गए और हिमालय की अपार खनिज संपत्ति आर्यों को प्राप्त हुई। आर्यों के प्रसार के साथ ही सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्तराखंड में उथल पुथल का नया दौर प्रारंभ हो गया, जिसमें सामाजिक व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। समाज को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के प्रयोजन से ही आर्यों ने श्रम विभाजन को आधार मानते हुए समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का जो प्रयास किया, वह तत्कालीन परिस्थितियों व उसके भीतर निहित उद्देश्यों की दृष्टि से श्लाघनीय ही कहा जाएगा। चाहे कालांतर में उस व्यवस्था में जन्मजात अनेक विसंगतियों ने जन्म क्यों न लिया हो, जो कि कालांतर की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दोष था, जिसने वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था से जोड़ने में कोई कसर न छोड़ी। ऋग्वैदिक ऋषि का यह कथन कि हमारी बुद्धियां अनेक प्रकार की हैं, दूसरे मनुष्यों के कर्म भी अनेक प्रकार के हैं। बढ़ई लकड़ी का कार्य करना चाहता है, वैद्य रोगी को चाहता है, वेद का विद्वान यज्ञ करने वाले यजमान का इच्छुक है,
सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत अभिरुचि को स्पष्ट करता है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद में वर्णित इस उल्लेख से भी हो जाती है, मैं कारूं अर्थात स्तोता या प्रेरणता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसती है। हम सभी गायों के सदृश एक स्थल पर रहते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं से चलाते हैं। इसी के आगे ऋषि को कहते हुए उल्लेखित किया गया है कि हे इंद्र, क्या तुम मुझे राजा बनाओगे या फिर ऋषि बनाओगे या अत्यधिक मात्रा में धन प्रदान करोगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से तथा शूद्र की उत्पत्ति पांव से बतलाई गई है। वस्तुतः यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानी जाती है। वस्तुतः ऋग्वेदिक समाज वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म न होकर कर्म पर आधारित थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण ऋषि अंधतमस के पुत्र का जन्म शूद्रा के गर्भ से होने के बावजूद भी अपनी तपस्या व ज्ञान से उसका ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना था। सभ्यता व संस्कृति के विकास के एक नए वर्ण जिसे कहा जा सकता है और जिसका विवरण यजुर्वेद में भी मिलता है, यहाँ ऋषि को रथाकार, कुलाल, बढ़ई आदि को नमस्कार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त लोगों में से कई की स्थिति वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत परिभाषित चारों वर्णों से भिन्न थी, जो स्तरीकरण में वैश्य से निम्नतर और शूद्र से उच्चतर थी। यथा सूत, रथाकार, वक्ता, कुलाल आदि को इस स्तर में रखा जा सकता है। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रश्न है, ऐतिहासिक संदर्भ स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उत्तराखंड में वर्ण आधारित एवं वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था थी और आरंभ से यहाँ का समाज रंग भेद पर आधारित था, जिसे आर्य और आर्यतर कहा जा सकता है। महाभारत में कुनिंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ, द्विज बर्मन के तालेश्वर के वृषताप, ताम्रपत्र में गोबरा ब्राह्मण हितैषी शब्द का प्रयोग, श्रौली के जलाशय अभिलेख में वणिक और श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इस समय तक यहाँ पर वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था अपना अस्तित्व बना चुकी थी। मध्यकाल में भारत के महाराष्ट्र, राजस्थान आदि क्षेत्र से जो ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्तराखंड में प्रविष्ट हुए, उससे पूर्व यहाँ का समाज स्वर्ण, बीट और अस्वर्ण, पैरसुआ इन 2 भागों में व्यक्त था। कस्तूरी शासन में बीट में आने वाले ब्राह्मणों व क्षत्रियों के वैवाहिक संबंध अपने ही वर्ग में होते थे, किंतु यदि किसी ब्राह्मण द्वारा किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह कर लिया जाता था तो उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं होता था, किंतु विवाहिता क्षत्रिय के साथ संबंध दोष माना जाता था, जिसके लिए उसे शुद्धिकरण करना पड़ता था। नया पारा कस्तूरी अभिलेखों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और चंडाल यह वर्ग विभाजन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खस और क्षत्रियों को अलग अलग श्रेणी में रखने का कारण खसों को पतित क्षत्रिय कोटि में रखा जाना था। कालांतर में खसों को चंद शासकों ने अधिक श्रेणी में रखा। वैश्य वर्ण का समावेश उत्तराखंड में बहुत बाद में आया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दशनामी संप्रदाय के अनुयायियों का भी अस्तित्व मिलता है। इनमें आने वाले गिरी, पुरी, तीर्थ, भारती, सरस्वती और वन का यह 6 वर्ग प्राप्त होते हैं, जिन्हें गुसाई कहा जाता है। क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोग इनसे वैवाहिक संबंध नहीं रखते थे, अतः धीरे धीरे इन्होंने पुरोहित के माध्यम से वैदिक कर्मकांडों अनुष्ठानों का पालन करना आरंभ कर दिया। जहाँ तक इनसे रोटी बेटी का संबंध ब्राह्मण, क्षत्रिय और खच नहीं करते थे, लेकिन अब इनको क्षत्रिय वर्ग में माना जाने लगा है। एक और वर्ग स्वर्णकार का था, अब इन्हें चौधरी या वर्मा कहा जाता है। इनकी गणना वैश्य वर्ग में की जाती है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न उत्तराखंड में वर्णों के उत्कर्ष और अपकर्ष का है, उनमें 2 उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्रथम रियोनी के घुघत्याल, जो कि पहले ब्राह्मण थे, अब क्षत्रिय वर्ग में आते हैं। राजी लोगों के वर्ग का अंतर्जातीय वैवाहिक संबंध होने से इन्हें क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया है। खाता के धर्माधिकारी महादेव पंत ने यहाँ के खस वर्गों का यज्ञोपवीत वर्ण परिवर्तन की स्थिति नेपाल में भी मिलती है, जहाँ राजा भीम शमशेर ने कुछ मंगोल जाति के लोगों को यज्ञोपवीत का अधिकार देकर क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया। उत्तराखंड की वर्ण व्यवसायी से तीसरा प्रश्न अश्वर्ण की स्थिति से संबंधित है। ओगले का मानना है कि अंत्यज भैरसवा उत्तराखंड के भूभाग में कथित दास दासियों का वंशज माना गया। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों द्वारा मूलतः कोल निषाद को ही यहाँ का वंशज माना गया। मौजूदार की धारणा है कि शिल्पकार जाति का निर्वंशीय जाति के साथ कोई ऐसा संबंध स्थापित ही नहीं होता, जिसका सीधा संबंध उत्तराखंड के ब्राह्मणों व क्षत्रियों में पाया जाता है। यह अत्यंत चौंकाने वाला तथ्य है कि जो अप्रवासी पुरोहित यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ की पूर्व स्थिति व्यवस्था को खंडित किया और नई सामाजिक व्यवस्था को लागू किया। सिद्ध, गंधर्व, किन्नर आदि हिमालय की जातियाँ यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होते हुए भी अलग थलग सी पड़ गई।
यह तथ्य भी चौंकाने वाला है कि जो लोग मंदिरों की मूर्तियां बनाते, मंदिरों का निर्माण करते, उन्हें ही प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं, स्वर्ण जाति के भिन्न इन्हें आवासीय क्षेत्र, जंगल और जलाशय अलग अलग होते थे। यदि घर की मरम्मत करने के लिए बुलाया जाता तो उसके बाद गोमूत्र व गंगाजल छिड़कर उसे पवित्र किया जाता था। इन्हें न तो मंत्र सुनने का और न ही तर्पण या पिंडदान करने का अधिकार था, परंतु इतना अवश्य था कि ये श्राद्ध के नाम पर अपने भांजों व जमाइयों को बुलाकर भोजन करा सकते थे। इतना अवश्य है, लोक संस्कृति को जीवित रखने वाला यहाँ का ढोली दास वर्ग लोक देवताओं का आह्वान करने के कारण सम्मान का पात्र अवश्य था। लगभग 800 वर्षों तक फुलजात स्वर्णों का शोषण सहने वाला निम्न वर्ग ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाए गए नियमों के बाद शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और कृषि व्यवस्था के क्षेत्र में खुली सांस लेने का साहस कर सका। आर्य समाज के प्रचारकों ने इसमें विशेष भूमिका निभाई, जो कि दलित वर्ग को अनवरत रूप से मुक्ति पथ का रास्ता दिखा रही है। चौथा प्रश्न जनजातीय समाज के वर्ण व्यवस्था से पारस्परिक संबंध को लेकर है। इस परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का जनजातीय समाज जौहरी भूटांतिकों को छोड़कर वर्ण व्यवस्था से अछूता था। इनमें जाति व्यवस्था अवश्य थी, किंतु इसका स्वरूप वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं था। परंतु अब यह कहना कि समीचीन प्रतीत होता है कि वर्ण व्यवस्था ने अब इन पर भी अपना सांस्कृतिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमस्कार।